बाबा की बातें सुनकर मधु ने हैरानी से और परेशानी नजरों से देखने लगी। बाबा ने फिर से मधु के माथे को देखकर कहा, एक ऐसे तूफान की ओर तेरे कदम बढ़ रहे हैं बेटा, जो न जाने कहाँ जाकर थमेगा। पर उस तूफान को रोकने और उसे शांत करने की शक्ति रखती है तू। ये तूफान तुझसे तेरा सब कुछ छीन लेगा। ये सुनते ही मधु बहुत घबरा जाती है और अपनी नज़रें झुकाकर सोच में पड़ जाती है। बाबा ने मुस्कुराते हुए मधु के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, अगर ये तूफान तुझसे कुछ छीनेगा तो यही तूफान तुझे उम्र भर के लिए किसी का साथ भी देगा। एक ऐसा हमसफ़र जो तेरी एक मुस्कान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएगा। एक बार तेरा हाथ थाम लेगा तो मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगा। मधु अभी भी बिना पलके झपकाए उन्हें ही देख रही थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए अपने झोले से एक मुखी रुद्राक्ष निकाला। उन्होंने उसके दूसरे हाथ से मधु की कलाई पकड़ी और रुद्राक्ष उसकी हथेली में रखकर कहा, बेटी, इसे बाबा महाकाल का आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि जो तकलीफ़ें तुझे तेरी माथे की लकीरें देने जा रही हैं उसे सहना तेरे लिए आसान नहीं होगा। बहुत दर्द होगा तुझे, पर ये रुद्राक्ष तुझे वो दर्द सहने की हिम्मत देगा। बेटा, तूफान का काम होता है बहुत तेज़ी से आना और सब कुछ तहस नहस करके उतनी ही तेज़ी से चले जाना, पर जो उस तूफान का डटकर सामने कर लेता है वो जी जाता है। ये रुद्राक्ष तुझे उस तूफान में भी कसकर थामे रखेगा, इसलिए इसे खुद से दूर कभी मत होने देना। इतना कहकर वो बाबा जाने लगे। मधु ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा। बाबा के कदम रुक गए। मधु फिर से उनके पास गई। उसने बाबा की हथेली पकड़कर मुस्कुराते हुए उसमें 100 रुपए रख दिए और उनके पैर छुए। बाबा ने मधु के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बाबा महाकाल तेरी रक्षा करें। हर हर महादेव। इतना कहकर वो बाबा चले गए। मधु बीच सड़क पर खड़ी उन्हें जाते हुए देख रही थी। तभी पीछे से करण अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए बहुत तेजी से मधु की ओर बढ़ा चला आ रहा था, पर मधु बीच सड़क पर खड़ी उस बाबा को जाते देख रही थी। उसके कानों में उस बाबा की बातें कहीं गूंज रही थी, इसलिए उसे करण की गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा था। करण को सड़क पर खड़ी लड़की को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में हॉर्न बजाते हुए गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अचानक मधु को गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने पलट कर देखा तो एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके बहुत नज़दीक आ चुकी थी। उसने घबराकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। करण ने गुस्से में अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया और गाड़ी मधु के बहुत करीब आकर रुक गई। जाते हुए उस जोगी बाबा को भी गाड़ी के रुकने की तेज आवाज़ सुनाई दी। उनके कदम रुक गए और उन्होंने बिना पलटे मुस्कुराते हुए कहा, आ गया तूफान। हर हर महादेव। इतना कहकर वो बाबा वहाँ से चले गए। करण गुस्से में गाड़ी से बाहर आया। मधु अभी भी घबराई हुई अपना चेहरा ढके खड़ी हुई थी। करण ने गुस्से में मधु की बाह पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। करण के इस तरह अचानक से खींचने की वजह से मधु खुद को संभाल नहीं पाई और उसका सिर एक बार फिर करण के सीने से लग गया। मधु ने घबराकर अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। करण ने गुस्से में मधु की दोनों बाहें पकड़कर उसकी ओर देखकर कहा, अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो। इतना कहते ही वो चुप हो गया, क्योंकि वो मधु को पहचान गया था। उसने गुस्से में मधु को फिर से धकेल दिया। मधु जाकर करण की गाड़ी से टकराई, पर इससे पहले कि वो गिरती, करण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। करण का एक हाथ मधु की कमर पर था तो दूसरे से उसने मधु की कलाई पकड़ी हुई थी। उसने गुस्से में मधु से कहा, मेरे ही सामने गिरने और मरने का सपना लेकर इस दुनिया में आई हो क्या? मधु ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे। मधु को इतना कहते ही करण ने गुस्से में मधु को और कसकर पकड़ लिया। मधु घबराई हुई सी अपने आसपास से गुजर रही गाड़ियों और लोगों को देखते हुए बोली, प्लीज़ मुझे छोड़िए, लोग देख रहे हैं। मधु ने इतना कहा ही था कि करण मधु को और करीब लाकर बोला, करण खुराना,
किसी के कहे मुताबिक काम नहीं करता, वो वही करता है जो उसका दिल करता है। मधु ने गुस्से में खुद को छुड़ाते हुए कहा। और मधु शर्मा भी वही करती है जो इसका दिल करता है। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो भोलेनाथ की कसम, मुझे इस तरह से पकड़कर अपने करीब लाने पर मैंने आपको बहुत जोरदार थप्पड़ मार दिया होता। ये सुनते ही करण का गुस्सा और बढ़ गया और उसने मधु को और करीब लाकर कहा, जो तुम्हारे जी में आए करो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें छोड़ने से रहा। मधु और करण दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को घूरने लगे। तभी करण को सामने से आता हुआ ट्रक नजर आया, जो बहुत तेजी से उन दोनों की ओर ही बढ़ रहा था। करण मधु को अपनी बाहों में ले तुरंत ट्रक के सामने से हट गया। मधु कांपते हुए उस ट्रक की ओर देखने लगी और करण उसे। मधु ने गहरी सांस ली, जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। करण अभी भी गुस्से में उसे ही घूरे जा रहा था। थैंक यू, मधु ने करण की ओर देखकर कहा। करण ने एक बार फिर गुस्से में मधु को खुद से दूर धकेल दिया। मधु के हाथ से रुद्राज करण की जेब में गिर गया। करण बिना कुछ कहे अपने गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने गाड़ी का डोर खोला और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से चला गया। मधु उसे जाते देख रही थी। उसने जमीन पर पड़ा अपना बैग उठाया और खुद से कहा, ये इंसान है या फिर कोई तूफान। इतना कहकर मधु ने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, प्लीज़ भोलेनाथ, अब इस आदमी से कभी मत मिलाना प्लीज़। तभी रोहित वहाँ आ गया और उसने मधु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मधु। मधु ने घबरा कर तुरंत पलट कर देखा। रोहित को सामने देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहित भी मुस्कुरा दिया और उसने मधु से पूछा, अब अंदर चलोगी या फिर यहीं खड़े रहने का इरादा है? चलिए। मधु के इतना कहते ही दोनों बंगले की ओर बढ़े। मधु अभी भी उस बाबा की बातों को लेकर परेशान थी। रोहित ने चलते हुए कहा, दादी माँ को तो ये घर बहुत पसंद आया। अब देखना है कि ये पसंद है तुम्हें पसंद आती है या नहीं। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी भी उस बाबा की कही बातों के बारे में सोच रही थी। रोहित ने फिर से पूछा, मैंने कुछ कहा तुमसे मधु? हाँ, मधु ने चौंक कर कहा, तुम ठीक तो हो ना? मधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी। इतना कहकर मधु तेजी से चलती हुई बंगले के अंदर आ पहुंची। हॉल में खड़ी गायत्री उसे देखते ही मुस्कुरा दी और बोली, मधु, हमें तो ये घर बहुत अच्छा लगा। आप भी देख कर बताइए बेटा कि आपको कैसा लगा। मधु ने सिर हिला दिया और घर देखने लगी। रोहित ने बंसल से पूछा, मिस्टर बंसल, इस बंगले की कीमत क्या है? लगभग 20 करोड़। बंसल ने जवाब दिया। तभी बंगला देख रही मधु, जो ऊपर के रूम में देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, उसके कदम रुक गए। गायत्री ने मुस्कुराते हुए बंसल से कहा, ठीक है, आप पेपर्स घर भिजवाइए। हम पेपर्स रीड कर लेते हैं और उसके बाद ये डील फाइनल करते हैं। 1 मिनट दादी माँ। इतना कहकर मधु सीढ़ियों से नीचे आई। रोहित और गायत्री दोनों उसे देखने लगे। मधु ने बंसल के पास आकर पूछा, पर इसलिए इस एरिया में जितने भी बंगले बने हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू तो 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और इस एरिया में जितने भी हाई वैल्यू वाले बंगले थे वो सब बिक चुके हैं, तो इस बंगले की कीमत 20 करोड़ कैसे हो गई? मधु के इतना पूछते ही बंसल के चेहरे के रंग उड़ गए। रोहित और गायत्री भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मधु ने फिर से कहा, मिस्टर बंसल, इस सड़क पर जो कार्नर वाला बंगला है वो 1 हफ्ते पहले ही 18 करोड़ रुपए में बिका है, और उसकी इतनी कीमत सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि वो बंगला कॉर्नर पर बना हुआ है। बंगले के ठीक सामने ही हाईवे है और दूसरी ओर सड़क पर इस बंगले की कीमत 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। मधु की बातें सुनकर बंसल मधु की ओर देखने लगा। उसने गुस्से में कहा, लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है मैडम। वो कॉर्नर वाला बंगला 30 करोड़ रुपए में बिका है। मधु ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, जी नहीं, वो बंगला 18 करोड़ में खुराना कंस्ट्रक्शन के मालिक करण खुराना ने खरीदा है। ये सुनते ही बंसल पलके झपकाना भी भूल गया। मधु ने फिर से कहा, अगर आप कहें तो मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ। इतना कहकर मधु
रोहित के पास आकर बोली, रोहित जी, आप कल ही लंदन से आए हैं, इसलिए शायद आपको बात पता नहीं है और दादी माँ ने भी शायद न्यूज़पेपर पर ध्यान नहीं दिया। 2 दिन पहले ही ये खबर न्यूज़पेपर में आई थी। इसके साथ साथ एक खबर और छपी थी। इतना कहकर मधु ने बंसल की ओर देखकर कहा, किसी एजेंट ने करण खुराना को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी, पर वो बहुत एक्टिव बिजनेसमैन हैं, इसलिए उस एजेंट की दलाली की उन्होंने बीच सड़क पर ऐसी बैंड बजाई थी कि वो एजेंट उनके हाथ पैर जोड़ने लगा और भाग खड़ा हुआ। इससे पहले कि मधु और कुछ कहती, बंसल ने बात बदलते हुए तुरंत कहा, गायत्री जी, इन्होंने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैं सिर्फ 20 करोड़ कहा था, पर इन्होंने मुझे आगे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं ये कहने वाला था कि 20 करोड़ रुपए इस बंगले की कीमत पहले थी, पर अब इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए हो चुकी है। रोहित ने बंसल के पास आकर कहा, मिस्टर बंसल, बंगला हमें पसंद तो आया है, पर उसे लेना है या नहीं, ये हम घर वालों से बात करके डिसाइड करेंगे और जो भी हम लोगों का डिसीजन होगा आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं। बंसल ने मधु को घूरा और रोहित की और देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। रोहित ने गायत्री से कहा, चलिए दादी माँ, मधु चलो। मधु और गायत्री दोनों ही रोहित के साथ बंगले से बाहर आई। बंसल उन्हें जाते देख रहा था। उसने खुद से कहा, इस लड़की की वजह से इतनी अच्छी डील आते आते रह गई। अब अगर अगली डील नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गायत्री और मधु के बैठते ही रोहित ने गाड़ी स्टार्ट की। गायत्री मधु को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। रोहित ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, थैंक यू मधु। किस लिए? मधु ने हैरानी से पूछा। रोहित ने सामने देखते हुए कहा, दादी माँ को वो घर पसंद आ गया था, इसलिए अगर तुम बीच में नहीं बोलती तो मैं 20 करोड़ में ये डील फाइनल कर देता, पर तुम्हारी वजह से इतना बड़ा लॉस होने से बच गया। थैंक यू। मधु ने रोहित की ओर देखकर कहा, आपको थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है रोहित जी, वहाँ मैंने वही कहा जो मैं जानती थी। ये सुनकर रोहित मुस्कुराने लगा। इधर करण ने खाली पड़ी ज़मीन के पास जाकर अपनी गाड़ी रोकी। आदि को वहाँ देखते ही वो गाड़ी से उतरा और अपने ग्लासेस उतार कर उसकी ओर बढ़ा। करण को अपनी ओर आता देख आदि की जान हलक में आकर अटक गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, ओह गॉड, ये बंसल तो अब तक नहीं आया और करण सर आज टाइम पर आ गए। अब क्या करूं? अगर करण सर को 2 मिनट भी इंतज़ार करने के लिए कहा तो ये मुझे जिंदा यही ज़मीन में गाड़ देंगे। हे भगवान, प्लीज़ आज मुझे बचा लेना। करण आदि के पास आया और उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, ज़मीन का सौदा इस मिट्टी से ही करना है या फिर हवाओं से? जी, आदि ने हैरानी से पूछा। करण ने गुस्से में आदि को घूरा तो आदि ने डरते हुए कहा, सर वो एजेंट अभी नहीं आया। ये सुनते ही करण का खराब दिमाग और ख़राब हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधी और आदि को घूरने लगा, पर इससे पहले कि वो आदि से कुछ कहता, आदि की नज़र एजेंट पर पड़ी जो तेज कदमों से उसकी ओर ही चला आ रहा था। आदि ने तुरंत कहा, सर एजेंट आ गया। करण ने पलटकर एजेंट की ओर देखा। आदि की जान में जान आ गई। एजेंट के करीब आते ही आदि ने उससे कहा, बंसल जी, ये मेरे बॉस हैं। बंसल ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हेलो। करण ने हाथ नहीं मिलाया और ज़मीन की ओर देखते हुए बोला, मैं एजेंट से हाथ सौदा तय होने के बाद ही मिलाना पसंद करता हूँ। ये सुनकर बंसल ने अपना हाथ पीछे कर लिया और बोला, देखिए साहब, 20 एकड़ ज़मीन है और वो भी हाईवे पर, तो जाहिर सी बात है कीमत भी करोड़ों में होगी। करण पैरों के बल ज़मीन पर बैठा और उसने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर देखते हुए कहा, कीमत बोलो। 200 करोड़। बंसल ने तुरंत कहा। करण ने अपने हाथ से मिट्टी झटकी और उठकर खड़ा हुआ। उसने बंसल की ओर देखते हुए कहा, नहीं चाहिए। बंसल करण को हैरानी से देखने लगा। चले आदि? करण ने आदि की ओर देखकर पूछा। आदि ने सिर हिला दिया। करण जाने लगा तो आदि भी उनके पीछे ही चल दिया। बंसल ने
बहुत अकड़ के साथ कहा, अगर आप नहीं लेना चाहते साहब तो ना सही, कोई और ले लेगा। मेरे पास इस ज़मीन के लिए बहुत से क्लाइंट हैं। ये सुनकर कुछ कदम चला करण रुक गया और पलटकर बंसल की ओर देखकर बोला, जरूर लेगा, पर उस कीमत में बिल्कुल नहीं जो आप मुझसे मांग रहे हैं। मैं इस ज़मीन के सिर्फ 150 करोड़ ही दूंगा, क्योंकि यही सही रकम है इस जगह की। चेक अभी लो और डील फाइनल करो। बंसल ने हंसते हुए कहा, साहब जाइए और जाकर देवास में कोई ज़मीन खरीद लीजिए। इससे बड़ी ज़मीन इससे आधी से भी आधी कीमत में मिल जाएगी। करण ने बंसल के करीब आकर तीखी सी मुस्कान के साथ कहा, ज़मीन तो मैं यही खरीदूंगा मिस्टर बंसल, और आप खुद अपनी मर्जी से मुझे ये ज़मीन बेचेंगे, और वो भी मेरी कीमत पर। इतना कहकर करण अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। आदि भी तेज तेज कदमों से उसके पीछे चल दिया। करण ने अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाए। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पलटकर ऊंची आवाज़ में बंसल से बोला, आज का इवनिंग न्यूज़पेपर रीड करना मत भूलिएगा मिस्टर बंसल, आपके काम की न्यूज़ छपने वाली है। ये सुनकर बंसल करण को हैरानी से देखने लगा। करण अपनी गाड़ी में बैठा और उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट होते ही आदि जल्दी से गाड़ी में बैठा और करण वहाँ से चला गया। बंसल न्यूज़पेपर वाली बात सुनकर सोच में पड़ गया। आदि ने करण की ओर देखकर पूछा, सर क्या करने वाले हैं आप, और न्यूज़पेपर में क्या खबर आने वाली है? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मधु से हुई अपनी आज की मुलाकात के बारे में सोच रहा था। करण ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो आदि की दोबारा सवाल करने की हिम्मत ही नहीं हुई। करण ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, आदि आज के इवनिंग न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपवाओ। जी सर, क्या छपवाना है? आदि के इतना पूछते ही करण ने उसे सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर आदि उसे आंखें फाड़े देखने लगा। करण ने जैसे ही आदि को उसे ऐसे देखते देखा तो गुस्से में पूछा, मुझे खाओगे क्या? आदि ने तुरंत सिर हिलाकर ना इशारा किया तो करण ने गुस्से में फिर से कहा, तो जो कहा है करो फास्ट। आदि ने तुरंत न्यूज़पेपर में कॉल किया। इधर रोहित गाड़ी ड्राइव करते हुए मधु के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। वो बार बार मधु की ओर देख रहा था, पर मधु खिड़की से बाहर देखकर ये सोच रही थी कि वो घर पर शिमला जाने की बात कैसे करेगी। तभी उसके फ़ोन की बेल बजी। उसने अपने पापा का नाम देखकर उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन रिसीव किया और पूछा, चेकअप हो गया पापा? मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, चेकअप हो गया, और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन और मेडिसिन लेने के बाद डॉक्टर्स एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ये सुनकर मधु बहुत खुश हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है पापा, अब आप बहुत जल्द फिर से पहले की तरह चलने लगेंगे। मोहन मुस्कुराने लगे। मधु ने पूछा, पापा आप घर पहुंच गए? हाँ बेटा, मीरा अभी अभी मुझे और तेरी माँ को घर छोड़कर निकली है, मोहन ने कहा। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा पापा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, शाम को घर आकर आपसे बात करती हूँ। ठीक है बेटा। मोहन के इतना कहते ही मधु ने फ़ोन कट कर दिया। जैसे ही उसने फ़ोन काट दिया, रोहित ने एक होटल के बाहर अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही मधु इधर उधर देखने लगी। रोहित ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ना बहुत भूख लगी है, और आई एम श्योर आपको और दादी माँ को भी भूख लगी होगी, है ना दादी माँ? इतना कहकर रोहित ने गायत्री की ओर देखा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने बेटा, हमें तो बहुत जोरों की भूख लगी है। गायत्री के इतना कहते ही मधु भी गाड़ी से बाहर आ गई। रोहित ने मधु की ओर देखकर कहा, मधु तुम दादी माँ को लेकर अंदर जाओ, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा कर आता हूँ। मधु ने सिर हिला दिया तो रोहित गाड़ी लेकर चला गया। उसके जाते ही मधु ने गायत्री की बाह पकड़कर कहा, चलिए दादी माँ। गायत्री और मधु दोनों ही होटल के अंदर पहुंची। एक खाली टेबल देखकर मधु ने गायत्री के लिए चेयर खींची। चेयर खींचते ही गायत्री मुस्कुराते हुए बैठ गई तो मधु भी उनके पास वाली चेयर पर बैठ गई। मधु ने अपनी नज़रें चारों ओर घुमाकर होटल देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है दादी माँ, आज मैं पहली बार
मीरा के बगैर किसी होटल में आई हूँ, वरना हमेशा वही मुझे ऐसी किसी जगह लेकर जाती है। आप उन्हें मिस कर रही हैं? गायत्री ने बहुत प्यार से पूछा। मधु ने उदास होकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी रोहित वहाँ आकर कहा, तो फिर अपना फ़ोन उठाइए और अपनी दोस्त को फ़ोन करके यहाँ बुला लीजिए। जी, मधु ने हैरानी से पूछा। रोहित ने बैठते हुए कहा। मैंने कहा अपने फ्रेंड को कॉल करिए और उसे यहाँ बुला लीजिए, हम सब साथ में लंच करते हैं। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दादी माँ के लंच का टाइम हो गया है और उन्हें अपनी मेडिसिन भी लेनी है, तो जल्दी से खाना ऑर्डर करिए। तब तो अब आपकी सहेली के आने के बाद ही ऑर्डर होगा। इतना कहकर रोहित ने मधु के हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया और पूछा, आपकी दोस्त का नाम क्या है? रहने दीजिए रोहित जी, मधु ने झेपते हुए इतना कहा ही था कि गायत्री ने झट से कहा, मीरा, मीरा नाम है इनकी दोस्त का। रोहित ने मधु के फ़ोन से मीरा को फ़ोन किया। दूसरी ओर से मीरा ने फ़ोन रिसीव किया और कहा, बोलिए मैडम, अब मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपनी दोस्त के लिए उनके पास आ सकती हैं। मधु के फ़ोन पर किसी और की आवाज़ सुनकर मीरा हैरान हो गई और उसने हैरानी से पूछा, आप कौन और मेरी दोस्त कहाँ है? रोहित ने फ़ोन पर कहा, बंदे का नाम रोहित व्यास है और आपकी दोस्त इस वक्त मेरे और दादी माँ के साथ विजयनगर के सयाजी होटल में है। पर हमारे होते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रही हैं। इसलिए बंदे ने आपको फ़ोन किया है और बंदा आपसे ये रिक्वेस्ट करता है मीरा जी की आप जहाँ भी हैं प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाइए ताकि हम सब खाना खा सकें, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। बस 5 मिनट में आती हूँ, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हुई ना कोई बात, रोहित ने हंसते हुए कहा। मीरा भी मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करके गाड़ी को विजयनगर जाने वाले रास्ते पर मोड़ लिया। रोहित ने मधु की कलाई पकड़ी और उसकी हथेली पर फ़ोन रखकर बोला, ये लीजिए, कुछ देर में आपकी दोस्त आ रही है। ये सुनकर मधु के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी रोहित की नज़र मधु की कलाई पर पड़ी और उसने हैरानी से पूछा, मधु, ये तुम्हारी कलाई पर ये निशान कैसे? रोहित का सवाल सुनते ही मधु ने तुरंत अपनी कलाई की ओर देखा, जिस पर करण की उंगली के निशान साफ नजर आ रहे थे। मधु कलाई देखकर करण के बारे में सोचने लगी। उसे फिर से वो सब याद आया जो आज उसके और करण के बीच हुआ था। रोहित ने मधु को परेशान देखा तो फिर से सवाल किया, क्या हुआ मधु, तुमने जवाब नहीं दिया? मधु बेटा, रोहित कुछ पूछ रहा है तुमसे, गायत्री ने परेशान होकर कहा। मधु ने अपना हाथ अपने दुपट्टे से ढकते हुए कहा, कुछ नहीं दादी माँ, और रात में सोते वक्त मैं चूड़ियाँ उतारना भूल गई थी तो नींद में ये हाथ दब गया, उसी से निशान बन गया। ओह, रोहित ने इतना कहकर टेबल पर रखा मेन्यू कार्ड उठाया और कहा, चलिए जब तक आपकी दोस्त आ रही हैं मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। रोहित कार्ड देखने लगा। मधु एक बार फिर करण के बारे में सोचने लगी। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये करण खुराना तो जितना बड़ा आदमी है उतना ही ज़्यादा बदतमीज और बददिमाग भी है। पैसा का इतना गुरूर कि इंसान को इंसान नहीं समझता। कितनी कसकर मेरी कलाई पकड़ी थी उसने। लड़कियों से बात करने की जरा भी तमीज़ नहीं है उसमें। भला कोई किसी लड़की को इस तरह अपने करीब लाता है क्या? अगर उसने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैंने उसका मुंह तोड़ दिया होता। तभी रोहित ने वेटर को आवाज़ लगाई, वेटर। वेटर आकर खड़ा ही हुआ था कि मधु की नज़र मीरा पर पड़ी जो उसे ही ढूंढ रही थी। मीरा, इतना कहकर मधु अपनी चेयर से उठी और मीरा की ओर दौड़ी। रोहित ने पलटकर मीरा और मधु की ओर देखा। मधु ने भागकर मीरा को गले लगा लिया। मीरा ने उसे खुद से दूर करके गुस्से में पूछा, मेरे बिना तू यहाँ कैसे आ गई? मधु ने बड़ी ही मासूमियत से अपने कान पकड़ लिए तो मीरा मुस्कुराने लगी। मधु भी मुस्कुरा दी। उसने मीरा की कलाई पकड़ी और उसे लेकर अपने टेबल के पास आई। रोहित जी, ये मेरी मीरा है। मीरा मेरी दोस्त भी और मेरी बहन भी, मधु ने मीरा की बाह पकड़ते हुए कहा। रोहित उठकर खड़ा हुआ और मीरा की ओर हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो मीरा।
मीरा ने मुस्कुराते हुए रोहित से हाथ मिलाकर कहा, हेलो। तभी मीरा की नज़र गायत्री जी पर पड़ी। मीरा ने आगे बढ़कर गायत्री के पैर छूते हुए कहा, नमस्ते दादी माँ। खुश रहिए बेटा, आइए बैठिए। गायत्री के इतना कहते ही सब बैठ गए। रोहित ने मेनू कार्ड मधु और मीरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, खाना आप दोनों ऑर्डर कीजिए। श्योर? मीरा ने पूछा। रोहित ने जवाब दिया, जी। आप दोनों जो भी ऑर्डर करेंगी आज हम वही खाएंगे, क्योंकि आज आपकी दोस्त ने मेरा लाखों का नुकसान होने से बचाया है, इसलिए ये लंच मेरी तरफ से आप दोनों के लिए है। मीरा ने हैरानी से मधु की ओर देखा तो गायत्री ने उसे सब कुछ बताया। इंस्प्रेसिव मधु, लगता है तूने अपना जादू रोहित जी पर भी चला दिया है। मीरा ने हंसते हुए कहा तो मधु उसे घूरने लगी। मीरा ने तुरंत कार्ड उठाकर मधु की ओर देखकर कहा, ये कुछ ऑर्डर नहीं करेगी, इसलिए इसकी पसंद का खाना मैं ही ऑर्डर कर देती हूँ। इतना कहकर मीरा ने मेनू कार्ड में से खाने का ऑर्डर दिया और गायत्री से बोली, दादी माँ, मैं हॉस्पिटल से सीधा आ रही हूँ, इसलिए हैंड वॉश करके आती हूँ। इतना कहकर मीरा उठकर जाने लगी। मैं भी तेरे साथ आती हूँ, मधु ने झट से उठकर कहा और मीरा का हाथ पकड़कर उसके साथ चली गई। उसके जाते ही रोहित ने गायत्री से पूछा, दादी माँ, मुझे एक बात बताइए, ये मधु आपको मिल कहाँ गई? क्यों पूछ रहे हैं बेटा? गायत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोहित ने तुरंत जवाब दिया, ओ क्या है ना दादी माँ, आज तक मैं हजारों लड़कियों से मिला हूँ, पर मधु जैसी लड़की मुझे तो कहीं नहीं मिली। इतना सुनते ही गायत्री को हंसी आ गई और रोहित भी हंसने लगा। मीरा और मधु बातें करते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ रही थी और तभी करण भी अपने क्लाइंट से बात करते हुए उसी ओर चला आ रहा था। करण और मधु बिना एक दूसरे को देखे एक दूसरे के करीब से निकल गए। करण ने मिस्टर मेहरा से चलते हुए कहा, मिस्टर मेहरा, आप जैसा चाहते हैं आपकी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट उसी हिसाब से मेरी टीम ने तैयार किए हैं। मैं चाहता हूं कि काम शुरू होने से पहले आप खुद एक बार डिज़ाइन देख लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो हम अभी भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार काम फ्लोर पर आने के बाद कुछ भी चेंज करना मुश्किल होता है। मिस्टर मेहरा ने अपनी टेबल के पास वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, आपके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है मिस्टर खुराना। अगर आगे मुझे किसी चेंजेस की ज़रूरत महसूस हुई भी तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। मैं बस बजट को लेकर आपसे एक डिस्कस करना चाहता था। बजट को लेकर? करण ने हैरानी से पूछा और वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाया। मिस्टर मेहरा ने कहा, इस प्रोजेक्ट के लिए जो अमाउंट आपकी कंपनी ले रही है वो कुछ ज़्यादा ही है। करण ने वेटर के आते ही उससे कहा, 2 कॉफ़ी लेकर आओ मेरे लिए, ब्लैक कॉफ़ी। वेटर ने करण की बात काटते हुए कहा। मिस्टर मेहरा उस वेटर को हैरानी से देखने लगे। वो वेटर तुरंत बोला, वो करण सर यहाँ अक्सर आते हैं। मिस्टर मेहरा मुस्कुराने लगे और वेटर चला गया। उसके जाते ही करण ने कहा, मिस्टर मेहरा, बजट अगर बड़ा है तो हमारा काम भी तो आपने बढ़ा दिया है। इस बार ये बिल्डिंग जहाँ पर बनाई जा रही है वहाँ तक मटेरियल पहुँचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एरिया अभी डेवलप नहीं हुआ है और जिस जगह से मेरा मटेरियल आता है वहाँ से लोकेशन भी बहुत दूर है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने हर वर्कर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर काम करना पसंद करता हूँ। जहाँ आपकी बिल्डिंग बनाई जा रही है वहाँ मटेरियल से भरे ट्रक ले जाने की जगह नहीं है, इसलिए मुझे मटेरियल साइट से बहुत दूर उतारना पड़ेगा और वहाँ से मेरे कुछ वर्करों की टीम मटेरियल पैदल चलकर ले जाने वाली है, इसलिए बजट कम नहीं हो पाएगा। और वैसे भी करण खुराना अपना डिसीजन कभी नहीं बदलता, इसलिए आई एम सॉरी। मिस्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मिस्टर खुराना, हमें आगे भी साथ ही काम करना है, इसलिए आज ही आपके ऑफिस आकर ये डील साइन कर लेता हूँ। तभी वेटर कॉफ़ी लेकर आया और उसने दोनों की कॉफ़ी उनके सामने रख दी। इधर वॉशरूम में मीरा हाथ मुँह धो रही थी और मधु उसके पास ही वॉश बेसिन के से पीठ टिकाए खड़ी अभी भी उस बाबा की कही बातों के बारे में सोच रही थी। मीरा ने अपने बैग से नेपकिन निकाला और अपना चेहरा पोंछते हुए पूछा,
तुझे क्या हुआ, इतनी चुप क्यों है? मधु ने मीरा की ओर देखकर कहा, मीरा, आज जब मैं दादी माँ के साथ घर देखने गई थी तो एक अजीब बात हुई। क्या हुआ? मीरा ने अपने चेहरे पर मेकअप करते हुए पूछा। मधु ने परेशान होकर कहा, वहाँ मुझे एक बाबा मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि तू पागल हो गई है। मीरा ने मधु की बात काटते हुए कहा। मधु उसे हैरानी से देखने लगी। मीरा ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए फिर से कहा, मधु, तू भी कमाल करती है। एक अजनबी की बातों को लेकर इतना परेशान हो रही है। ये भविष्यवाणी वगैरह सब बकवास होता है। तुम इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर, क्योंकि तेरी लाइफ का सबसे बड़ा तूफान तेरी ज़िंदगी में तभी आ गया था जब तू 8 साल की थी, और वो तूफान तेरी सौतेली माँ है। शट अप मीरा, मधु ने उसे घूरते हुए कहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मधु, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है। उसे कोई नहीं बदल सकता, इसलिए हमें सब कुछ किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। तू बेवजह ये सब सोचकर परेशान हो रही है। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया तो मीरा ने उसकी बाँह पकड़कर कहा, चलें, रोहित और दादी माँ हमारा वेट कर रहे हैं। मधु के सिर हिलाते ही मीरा मधु के साथ वॉशरूम से बाहर आई और चलते चलते मधु को छेड़ते हुए बोली, वैसे मधु, वो तूफान कहीं रोहित व्यास तो नहीं है? ये सुनकर मधु ने गुस्से में मीरा को घूरते हुए कहा, तू ना मीरा, मेरे हाथ से बहुत मार खाएगी। प्लीज़ रोहित जी को इन सब से दूर ही रखा, अच्छे इंसान है वो। मीरा ने फिर से कहा, वाह जी वाह, तुझे तो रोहित व्यास को चंद घंटों में ही बहुत अच्छे से जान गए। मधु ने फिर से मीरा को घूरा तो मीरा ने मुस्कुराते हुए मधु को साइड से हक किया। मधु भी मुस्कुराने लगी। दोनों अपनी टेबल के पास आई तो रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, यार मुझे भूख लगी है, पर तुम दोनों को तो मुझ पर दया ही नहीं आ रही। रहम करो बंदे पर। आई एम सॉरी, मीरा और मधु ने एक साथ कहा। रोहित मुस्कुराने लगा। दोनों को बैठते ही सब लंच करने लगे। रोहित ने खाना खाते हुए मीरा से पूछा, वैसे आप भी मधु के साथ आउट ऑफ इंदौर जा रही होंगी? मीरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। रोहित जी, आपने क्या सोचा उस बंगले को खरीदने के बारे में? मुझे लगता है कि आपको वो घर ले लेना चाहिए, क्योंकि वो घर बहुत खूबसूरत है और फिर आने वाले टाइम में उस एरिया की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। ये सुनकर रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे रोहित जी कहना बंद करो, क्योंकि तुम्हें भले मुझे अपना दोस्त बनाने में टाइम लगेगा, पर मैं फैसला कर चुका हूँ आप अब दोनों को अपना दोस्त बनाने का, इसलिए आज से तुम मुझे रोहित कहकर बुलाओगी और आप भी। मधु और मीरा दोनों मुस्कुराने लगी। रोहित ने खाना खाते हुए फिर से कहा, और रही बात उस घर की तो मैं उसे ज़रूर खरीदना चाहूँगा, पर उससे पहले मुझे एक बार अपने दोस्त से बात करनी होगी। तभी गायत्री जी ने मधु से कहा, बेटा आपको कल बाहर जाना है, इसलिए आपको पैकिंग भी करनी होगी। आप मीरा के साथ घर जाकर आराम से जाने की तैयारी कीजिए। हमें भी अपनी पूरी फैमिली के साथ रिधिमा के ससुराल डिनर के लिए जाना है, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने घर चले जाइए। मधु कुछ कहती उससे पहले ही मीरा बोल पड़ी, थैंक यू दादी माँ, अब हम दोनों शॉपिंग भी कर लेंगे। मधु हैरानी से मीरा की ओर देखने लगी और दादी माँ से कुछ कहने लगी तो मीरा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मधु ने कुछ नहीं कहा। इधर करण ने अपनी कॉफ़ी खत्म करते ही मिस्टर मेहरा से कहा, मिस्टर मेहरा, आपकी पीतमपुर वाली जो बिस्किट की फैक्ट्री बंद पड़ी है, उसकी क्या कीमत लेंगे आप? मिस्टर मेहरा ने कुछ देर सोचकर कहा, इफ़ यू डोंट माइंड मिस्टर खुराना, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरा मतलब है कि मैं डील साइन करने तो आ ही रहा हूँ, तो इस बारे में आपके ऑफिस में आकर बात करते हैं। फ़िलहाल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे निकलना होगा। श्योर। करण के इतना कहते ही मिस्टर मेहरा खड़े हो गए और करण भी। दोनों ने हाथ मिलाए और मिस्टर मल्होत्रा बाय कहकर चले गए। उनके जाते ही करण फिर से चेयर पर बैठ गया और उसने टेबल पर रखा
अपना फ़ोन उठाया और खुद से कहा, बस थोड़ी देर और मिस्टर बंसल, उसके बाद आप खुद मुझे फ़ोन करेंगे। रोहित ने बाकी सब के साथ अपना लंच खत्म किया ही था कि उसके फ़ोन की बेल बजने लगी। उसने अपना फ़ोन रिसीव किया और कहा, जी डैड। रोहित 15 मिनट में ऑफिस पहुंचो। चेतन ने दूसरी ओर से कहा, जी डैड। रोहित के इतना कहते ही उसके डैड ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रोहित ने गायत्री से कहा, दादी माँ चलिए, आपको घर छोड़ देता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है बेटा, गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित ने इशारा करके बेटर को बुलाया। उसने मधु और मीरा से कहा, आई एम सॉरी गाइज, पर अब हमें जाना होगा। मधु और मीरा मुस्कुराने लगी। वेटर के पास आते ही रोहित ने उससे कहा, बिल लेकर आओ। जी, इतना कहकर वेटर चला गया। कुछ देर बाद वो बिल लेकर आया। रोहित ने अपने वॉलेट से रुपए निकालकर बिल पे किया और उठ खड़ा हुआ। बाकी सब भी उठ गए। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो आप दोनों से मुलाकात आपके वापस आने के बाद ही होगी। बाय। मधु और मीरा दोनों ने एक साथ कहा बाय। गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु को गले लगाकर कहा, बेटा अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपना प्रोजेक्ट तैयार करिएगा। जी दादी माँ। मधु ने गायत्री की ओर देखकर कहा। मीरा ने भी गायत्री से कहा, बाय दादी माँ। रोहित और गायत्री जाने लगे। रोहित ने जाते जाते एक बार पलटकर मधु की ओर देखा। मधु उसे देखकर मुस्कुरा दी। रोहित मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। करण ने भी वेटर को बुलाकर बिल पे किया और कहा, चेंज तुम रख लेना। ये सुनकर वेटर बहुत खुश हुआ और उसने सिर हिला दिया। करण उठकर जा ही रहा था कि उसके फ़ोन की बेल बजने लगी। उसने फ़ोन रिसीव करते हुए पूछा, उस रहेजा ने आज भी पूरा पेमेंट किया या नहीं। दूसरी ओर से उसके एसोसिएट पीयूष ने जवाब दिया, नहीं किया सर, 30 लाख और बाकी हैं और इन 30 लाख रुपयों के लिए वो हमें 100 चक्कर लगवाएगा। करण ने चलते हुए कहा, रहेजा की जो बिल्डिंग हमने बनाई थी उसमें सारे फ्लैट 1 BHK थे। उन रुपयों के बदले उससे 2 फ्लैट के पेपर पर साइन करवा लो। यही सही रहेगा सर। इन फ्लैट्स को बेचकर हमारे पैसे भी निकल जाएंगे। पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर करण ने तेजी से चलते हुए कहा, हमारी एरोड्रम वाली साइट पर पंकज मिश्रा नाम का एक वर्कर काम कर रहा है जो सालों से सिर्फ हमारे लिए ही काम करता आ रहा है। वो किराए के मकान में रहता है। उसमें से एक फ्लैट उसके नाम करवा दो और उससे कहना कि हर महीने हमारी कंपनी जो पेमेंट उसे देती है उसमें से वो जितना चाहे हर महीने इस फ्लैट की किस्त के रूप में कटवा सकता है। ये सुनकर पीयूष हैरान हो गया और उसने पूछा, पर सर जितना कहा है उतना करो। अगर पंकज ये लेने से इनकार करे तो मेरी बात करवा देना उससे, समझे। करण ने पीयूष की बात काटते हुए कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पीयूष ने खुद से कहा, ये करण सर भी अजीब इंसान हैं। अपने यहाँ काम करने वाले मामूली वर्कर को ऐसे ही फ्लैट कौन देता है। एक तरफ वो उस रहेजा से पैसे के लिए फ्लैट ले रहे हैं और दूसरी ओर वही फ्लैट उस मजदूर को दे रहे हैं। खुराना कंस्ट्रक्शन की ढेरों साइट इंडिया में चल रही हैं, पर फिर भी सर को अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर का नाम भी याद है, स्ट्रेस। मधु और मीरा भी होटल से जाने के लिए निकली। मधु ने चलते हुए मीरा से पूछा, मीरा अभी तो मुझे मेरे घर से जाने की इजाज़त भी नहीं मिली है और हमने दादी माँ से बात कर ली। अगर माँ और पापा ने मना कर दिया तो वो मना कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने मुझे शिमला जाने की इजाज़त दे दी है। मीरा के इतना कहते ही मधु उसे हैरानी से देखने लगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर देखकर कहा, मैंने अंकल से बात कर ली है, उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी है और तेरी माँ ने भी कोई एतराज़ नहीं जताया। ये सुनकर मधु की बोलती बंद हो गई और वो अभी भी मीरा को हैरानी से देख रही थी। मीरा के एक बार फिर से मुस्कुराते ही मधु खुशी से उछल पड़ी और उसने मीरा की दोनों बाहें पकड़कर पूछा, सच कह रही है। हाँ। मीरा के इतना कहते ही मधु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से नाचने लगी और पीछे से चले आ रहे करण से टकरा गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मीरा की आंखें तो खुली की खुली रह गई।
करण ने फिर से गुस्से में मधु को घूरा और जाने लगा। आई एम सॉरी। मधु को इतना कहते ही करण के कदम रुक गए और उसने पलटकर गुस्से में मधु की और देखकर कहा, मुझे सॉरी उस दिन कहना जब तुम मुझसे आखिरी बार टकराओगी, और मुझे ज़िंदगी में दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाओ। मधु ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे कोई शौक़ नहीं है आप जैसे बदतमीज इंसान से टकराने का, जिन्हें लड़कियों से बिहेव करने की तमीज़ तक नहीं है। ये सुनकर करण मधु को घूरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। मधु घबराते हुए अपने कदम पीछे हटाने लगी। वो जितने कदम पीछे हटा रही थी, करण उतने ही कदम आगे आ रहा था। मधु करण को देखते हुए जाकर दीवार से टिक गई। करण भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मीरा ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और वीडियो बनाने लगी। मधु ने लेफ्ट साइड से जाने की कोशिश की तो करण ने अपनी राइट हथेली दीवार पर रख दी। मधु गुस्से में उसे घूरने लगी और राइट साइड से जाने लगी, पर करण ने अपनी लेफ्ट हथेली दीवार पर रख दी। ये क्या बदतमीजी है? मधु ने गुस्से में करण की ओर देखकर पूछा। करण ने मधु के और करीब आकर कहा, अब जब तुमने मुझे बदतमीज कह ही दिया है तो सच सोच रहा हूँ कि बदतमीजी भी कर ही लेता हूँ। तो बताओ कहाँ किस करूँ तुम्हें, तुम्हारे गालों पर या फिर तुम्हारे गुलाबी होठों पर? यह सुनकर मधु शॉक्ड होकर करण को देखने लगी। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। मीरा को की तो आंखें फटी की फटी रह गई। करण मधु की ओर करीब आया, पर इससे पहले कि वो कुछ करता, मधु ने करण को खुद से दूर धकेला और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब लाकर बोला, आइंदा ये गलती दोबारा मत करना, समझी तुम? मधु अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। करण ने मधु को करीब लाकर कहा, तुम जैसी हजारों लड़कियां करण खुराना के आसपास घूमती हैं, पर मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ख़ास करके तुम जैसी लड़कियों में। इतना कहकर करण ने मधु की कलाई छोड़ दी और जाने लगा। वो कुछ कदम चलकर रुक गया। उसके रुकते ही मधु की धड़कनें फिर से तेज हो गई। करण ने पलटकर मधु की ओर देखकर कहा, करण खुराना को अगर कोई बदतमीज कहे तो उससे बदतमीजी करने में देर नहीं लगती, इसलिए आइंदा अगर मेरे सामने आओ तो सोच समझकर अपना मुंह खोलना। लड़की हो इसलिए आज यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ, वरना करण से अगर कोई इस तरह से बात करे तो तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं वो हल करता हूँ उसका, समझी तुम? इतना कहकर करण 2 कदम पीछे हटा। उसने अपने ग्लासेस लगाया और वहाँ से चला गया। मधु अभी भी दीवार से टिक कर खड़ी उसे जाते देख रही थी। मीरा ने मधु के पास आकर कहा, क्या ड्रेसिंग बंदा है यार, मुझे तो इसके एटीट्यूड से ही प्यार हो गया है। ये सुनकर मधु गुस्से में मीरा को घूरने लगी।